कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो अननोन है, और इंस्टेड ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। तो हमने देखना है कि हमारे पास इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस मींस हमारे पास x की हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि जब हम उसको a से मल्टीप्लाई करें और m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे b है हमारे पास। तो अगर आपको याद हो तो जब हम इस तरह की लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे जिसमें हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी हो, तो हमारे पास यूजली जो रिलेशन है इसमें कांस्टेंट रियल नंबर्स होते हैं, और अगर ए हमारे पास रियल है तो ए का जो इन्वर्स है वो हमारे पास 1/a होता है अगर ए नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन में एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि दोनों साइड्स पर ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारे पास जो x है वो आ जाता था b/a। तो हम कहते थे कि जो हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू b/a। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड m, यहाँ भी अगर हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम वही इन्वर्स वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ए का इन्वर्स हम फाइंड कर लें मॉडुलर m। अगर हमारे पास ए का इन्वर्स विद मॉडुलो m मिल जाएगा तो हम दोनों साइड्स पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि विद मॉडुलो m ए का इन्वर्स हमारे पास a बार है, तो हमारे पास ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस बन जाएगी a बार a x कॉन्ग्रुएंट टू a बार b और साथ में मॉड m। तो चूंकि हमारे पास ए बार और ए एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं तो इसका मॉडुलो m हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, 1x और इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट बी सम नंबर आएगा। फिर हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स का जो आंसर है उसको m से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो वो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास x की वैल्यू होगी फॉर दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो इस तरह हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है वो है ए का इन्वर्स विद मॉडुलो m। तो इस इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है इसके लिए हम एक दो रिजल्ट्स प्रीवियसली देखते हैं जो हमने डिवीजन में और कॉन्ग्रुएंस में डिफाइन किए थे। जैसे अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था थ्योरम, अगर ए डिवाइड करता है बी को इसका मतलब है कि ए बी के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करता है। ये हमारे पास वन साइडेड इम्प्लीकेशन थी, और दूसरी साइडेड इम्प्लीकेशन के लिए हमें इसके साथ एक कंडीशन भी रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल अगर ए डिवाइड करता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जैसे ए डिवाइड्स इफ ए डिवाइड्स बी टाइम्स लेट्स से बी, और हमारे पास ए का इन दोनों में से किसी एक नंबर के साथ अगर जीसीडी 1 हो, फॉर एग्जांपल ए का जीसीडी हमारे पास डी के साथ अगर 1 है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए डिवाइड करेगा बी को। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट था जो हमने डिवीजन में यूज़ किया था। इसी तरह हमने मॉडुलो में भी एक रिलेशन यूज़ किया था। जैसे अगर दो कॉन्ग्रुएंसेस हमारे पास हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड m, और दूसरा रिलेशन हमारे पास है सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड m। तो अगर हम इन दो कॉन्ग्रुएंसेस को ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें विद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस वाला रिलेशन जो है वो होल्ड करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस सी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉड m। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करें ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड m।
सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर हमने इसको यूज़ करना हो विद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करनी पड़ती है, जीसीडी वाली। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है कि ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टाइम्स दी मॉड एम, और यहाँ पे मेरे पास दोनों साइड्स पे डी कॉमन फैक्टर है, तो डी कॉमन फैक्टर को मैं उसी वक्त कैंसिल आउट कर सकता हूँ जब मेरे पास डी और एम का जीसीडी मेरे पास 1 हो। इसके लिए हमने एक एग्जांपल देखी थी कि 14 इज काउंटर एग्जांपल, कि अगर हमारे पास डी और एम का जीसीडी 1 ना हो तो ये जो कैंसिलेशन है उससे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन डिस्टर्ब होता है। 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 6, तो आप 14 को 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर इज 2, 8 को 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर इज 2। लेकिन अब अगर इसमें से मैं 2 कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करता हूँ दोनों साइड्स पे, तो मेरे पास आ जाता है 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 6। तो आप देखें कि 7 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, और 4 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 ही आता है। तो 1 इज नॉट सेम एज 4, और ये हमारे पास इसी वजह से हुआ था क्योंकि हमारे पास 2 और 6, जो कॉमन फैक्टर था 2, और जो मॉडुलस हम कंसिडर कर रहे थे 6, उसका जीसीडी 2 था। तो अगर हमारे पास जीसीडी 1 ना हो तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यही जो बात है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के सोल्यूशन में, कि आपके पास एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास ये जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर, जैसे ए, अगर एक्स का कोफिशिएंट और जो मॉडुलो एम है उसका जो हमारे पास जीसीडी है अगर 1 हो, तो अगर हमारे पास जीसीडी 1 नहीं होगा तो हम इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ये हमारे पास एज ए थ्योरम भी गिवन है नीचे। फॉर एग्जांपल, इफ ए एंड एम आर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, रिलेटिवली प्राइम आपको याद होगा मींस कि इन दोनों का जो जीसीडी है वो 1 हो। तो अगर ए और एम का जीसीडी 1 है तो हमारे पास ए का इनवर्स मॉडुलो एम एग्जिस्ट करता है, और बाकी जितने भी इनवर्सेस हैं वो सब ए के मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ पे इसका थ्योरम का प्रूफ भी गिवन है। प्रूफ इज नॉट डिफिकल्ट, बस आप ये कह सकते हैं कि यूजिंग डेफिनेशन ऑफ मॉडुलो इसको प्रूफ किया गया। तो फॉर एग्जांपल, जीसीडी ऑफ ए एम इज 1, इसका मतलब ये है यूजिंग बिजॉर्ट्स थ्योरम कि हम ए और एम के लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 को लिख सकते हैं। तो हमारे पास एस और टी दो कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेंगे, और हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब जब हम इस इक्वेशन को लेके जाएंगे अंडर मॉडुलो, सो मॉडुलो मीन्स कि हम इनकी दोनों साइड्स को m से डिवाइड करेंगे। तो जब ये आप डिवाइड करेंगे तो जो m का मल्टीपल नंबर है वो तो 0 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड m। तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो होगा एस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m। तो यहाँ पे हमारे पास ए और एस का जो प्रोडक्ट है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m। इसका मतलब है कि एस जो है वो ए का इन्वर्स है। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इस प्रूफ से एक कंस्ट्रक्शन दी आ गई। अगर आपने किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना है तो एक्स के कोफिशिएंट का मॉडुलो एम जो है उसके साथ जीसीडी फाइंड करें। अगर तो इसका जीसीडी 1 है तो यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन पहले हम 1 को लिखेंगे उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और उसमें जो ए का कोफिशिएंट होगा वही हमारे पास उसका इन्वर्स होगा। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं हमारे पास, ताकि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। तो इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास 3 और 7 का जीसीडी 1 हो।
तो या 3 और 7 जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो। तो 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो इन दोनों का जो जीसीडी है वो 1 होगा। अब हम क्या करेंगे कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज़ करते हुए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो 7 इज 3 टाइम्स 2 प्लस 1 और 3 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 3 प्लस 0। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो ही स्टेप्स हैं और लास्ट जो हमारे पास रिमाइंडर, बल्कि एक ही रिमाइंडर जो बचता है नॉन ज़ीरो, वो 1 है। इसका मतलब है कि हमारे पास 1 ही जीसीडी है और 1 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस 2 टाइम्स 3। तो यहाँ पर हमारे पास 7 का कोफिशिएंट 1 होगा और 3 का कोफिशिएंट -2 होगा। जब हम इस इक्वेशन को अंडर मॉडुलो कंसिडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि मॉड 7 कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास 7 वाला जो मल्टीपल है वो 0 हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा -2 टाइम्स 3। अब इस नेगेटिव नंबर से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि -2 में +7 ऐड करें, क्योंकि हम मॉडुलो 7 कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा +5। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 टाइम्स 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर 3 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स 3x कॉन्ग्रुएंट टू 5 टाइम्स 1 और मॉड 7। तो 5 टाइम्स 3 इज 15 हमारे पास आ जाएगा। और वैसे भी आपको प्रीवियस स्टेप से पता है कि इन दोनों का जीसीडी 1 था, 3 और 7 का, और हमने इनके जीसीडी से फाइंड किया 3 का इन्वर्स विच इज़ 5। तो जब हम 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा दैट वुड बी 1। तो ये आ जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि 5 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 5 ही आएगा, इसलिए इस साइड पे हमारे पास कोई चेंज नहीं होगी। तो जो इक्वेशन है हमारे पास 3x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, इसका जो सोल्यूशन आया वो आया x कॉन्ग्रुएंट टू 5। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आप x की जगह 5 रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। तो आप 15 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 1 नहीं आता है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है वो हमारे पास स्टॉप होगी। मरियम, आपका सवाल है कि x कॉन्ग्रुएंट टू 5 कैसे आया। आप ये देखें कि हमने यहाँ पे फाइंड किया कि 3 का जो इन्वर्स है इट इज़ 5। हमने जीसीडी फाइंड किया 7 और 3 का, और फिर उस जीसीडी को फाइंड करते हुए हमने 1 को लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 7। तो जब हम इसको मॉडुलो 7 लेंगे तो 7 वाला जो मल्टीपल है वो तो 0 हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 टाइम्स 3। तो पॉजिटिव -2 हमारे पास नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने 7 इसमें ऐड किया, क्योंकि हम मॉडुलो 7 कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 3 का इन्वर्स है इट इज़ 5। तो जो लीनियर इक्वेशन है 3x लीनियर कॉन्ग्रुएंस है 3x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी दोनों साइड्स पर 3 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास 5 है। तो आप ये देखें 3 टाइम्स 5 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 15x। तो 15 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 15 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो 1 आता है। और दूसरा जो हम इन्वर्स वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्स वाले से हमें पता है कि 5 टाइम्स 5 जो है वो 3 का इन्वर्स है। तो 5 टाइम्स 3 जो है इट वुड बी 1 विद कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 7। तो ये हमने बेसिकली उस डेफिनेशन को यूज करते हुए कहा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 15 एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 5, और चूंकि 15 जो है वो हमें रिमाइंडर 1 देता है 7 से डिवाइड होने के बाद, और 5 हमें भी रिमाइंडर 5 ही देगा आफ्टर डिवीजन बाय डिवाइडिंग बाय 7। तो इस कॉन्ग्रुएंस का जो सोल्यूशन है इट इज
5। ओके, तो हमने यहाँ पे एक चीज सीख ली कि किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब x के कोफिशिएंट और मॉड वाले नंबर का जीसीडी 1 हो। और इसका सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस तो हमारे पास जीसीडी से पता चल जाती है। और इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम जीसीडी को लिखते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नंबर्स, और उसमें जो a का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास उस a का इनवर्स होता है विद मॉडुलो m, अगर हम मॉडुलो m यूज करें। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ, अच्छा, जो स्टूडेंट्स आप क्लास में प्रेजेंट हैं, आप लोग अपना नाम और रोल नंबर लिखकर चैट में लिखते हैं ताकि आपकी अटेंडेंस में मार्क करूँ। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल 2 देखते हैं। हमने फाइंड करना है एन इनवर्स ऑफ 101 मॉडुलो 4620। तो इसका इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास इन दोनों का जीसीडी जो है वो 1 होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, सॉरी इसका जीसीडी फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास जीसीडी 1 आता है या नहीं। तो फोर्स 4620 इज इक्वल्स टू 45 टाइम्स 101 प्लस 75। 75 हमारे पास नॉन जीरो रिमाइंडर है, तो हम अब 101 को डिवाइड करेंगे 75 के साथ। तो 101 इक्वल्स टू 1 टाइम्स 75 प्लस 26। अगेन 26 हमारे पास नॉन जीरो है, तो हम यूज करेंगे 75 और 26 को इन डिवीजन, और फिर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 23। 23 इज नॉन जीरो, तो हम अब यूज करेंगे 23 और 26 को, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3। तो 3 इज आल्सो नॉन जीरो, तो हम यूज करेंगे नेक्स्ट 23 विथ 3, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा दैट वुड बी 2। अगेन 2 नॉन जीरो, तो हम यूज करेंगे अब 3 और लास्ट रिमाइंडर 2 को, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाता है और लास्ट स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 0। तो जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास जीसीडी होगा 101 और 4620 का। और चूंकि हमारे पास इन दोनों नंबर्स का जो जीसीडी है वो 1 आ गया, इसका मतलब है कि 101 का इनवर्स मॉडुलो 4620 एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही बैकवर्ड वर्किंग करते हुए हम 1 को लिखेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 101 एंड 4620। तो देखें लास्ट स्टेप में हम लास्ट स्टेप से सेकंड लास्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। 1 को हम लिखेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 2। फिर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, मूव करेंगे इससे प्रीवियस स्टेप में, और 2 की जगह रिप्लेस करेंगे 23 माइनस 7 टाइम्स 3। तो हमने 2 की जगह रिप्लेस कर दिया 23 माइनस 7 टाइम्स 3। अब यहाँ पे हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप ये देखें कि एक हमारे पास 3 फर्स्ट में है, जब -1 से -7 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +7 टाइम्स 3 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम्स 3। तो 2 वाला हमने रिलेशन यूज कर लिया, अब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे और मूव कर ले जाएंगे इससे प्रीवियस स्टेप में। इससे प्रीवियस स्टेप में जो नॉन जीरो रिमाइंडर था वो 3 था, तो अब हम 3 को लिखेंगे एज ए 26 और 23 की फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 26 माइनस 1 टाइम्स 23। इस रिलेशन को यूज करेंगे हम यहाँ पर अपने कैलकुलेशंस में, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो 8 टाइम्स 26 सेपरेटली हमारे पास आ जाएगा, और -1 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी -8 टाइम्स 23, और -123 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा -9.9 टाइम्स 23। अब इस वाले स्टेप को हमने यूज कर लिया, तो इसको भी कैंसिल आउट करेंगे और हम मूव कर देंगे इससे प्रीवियस स्टेप में जहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो रिमाइंडर 23 है। अब 23 को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 75 एंड 26। तो और फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे हमारे पास ये जो रिलेशन है यहाँ पर।
यहाँ पे देखें हमने 23 की जगह रिप्लेस कर दिया 75 माइनस 2 टाइम्स 26। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 टाइम्स 75। और -9 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। 18 और 8 हमारे पास हो जाएगा 26। तो हमारे पास फाइनल में जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा -9 टाइम्स 75 प्लस 26 टाइम्स 26। अब हमने 23 वाले रिलेशन को भी यूज कर लिया तो इसको भी काट देंगे और हम मूव करेंगे इसे प्रीवियस स्टेप में जहाँ 26 हमारे पास नॉन जीरो रिमाइंडर है। और फिर 26 को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 101 एंड 75। तो यहाँ हमने 26 की जगह रिप्लेस कर दिया 101 एंड 175। अब अगेन यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो 26 टाइम्स 101 ये हमारे पास सेपरेटली आ गया। और जब हम 26 को -1 टाइम्स 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 ये है और -9 टाइम्स 75 ये है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -35 टाइम्स 75। अब हम इस 26 वाले स्टेप को भी काट देते हैं और मूव करते हैं वेरी फर्स्ट स्टेप में जहाँ 75 हमारे पास नॉन जीरो रिमाइंडर है। तो 75 को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 45 टाइम्स 101 और 4620 की फॉर्म में। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4620 माइनस 45 टाइम्स 101। तो लास्ट में जो आपके पास एक्सप्रेशन आया उसमें आप देखें कि हमारे पास 101 का कोफिशिएंट आया 1601 और 4620 का कोफिशिएंट आया -35। अब चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं 101 का इनवर्स मॉडुलो 4620, तो हमारे पास जो 101 का कोफिशिएंट होगा वही इसका इनवर्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1601 इज इनवर्स ऑफ 101। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशंस का किसी भी दो नंबर्स का किसी भी एक नंबर का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं मॉडुलो सेकंड नंबर। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यहाँ पे है 3x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7। जो हमने प्रीवियस इक्वेशन डिस्कस की थी वहां हमने यूज किया था 3x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। तो 3 और 7 का अगर जीसीडी हमारे पास 1 है तो हम कह सकते हैं 3 का इनवर्स मॉडुलो 7 एग्जिस्ट करता है। और ये हमने फाइंड किया था कि -2 इज इनवर्स ऑफ 3। और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि 5 इज इनवर्स ऑफ 3 क्योंकि 5 टाइम्स 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगा 5 टाइम्स दोनों साइड से इस कॉन्ग्रुएंट के हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 5 टाइम्स 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 टाइम्स 4 मॉड 7। तो 5 और 3 एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं मॉडुलो 7। तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x कॉन्ग्रुएंट टू 20 मॉड 7। अब हम 20 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वही सोल्यूशन होगा। तो 20 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर इज 6। इसका मतलब है कि x कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 7 इज सोल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे x की जगह आप 6 रिप्लेस करें तो 3 टाइम्स 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7। तो 3 times 6 is 18. It means 18 is congruent to 4 mod 7। तो आप देखें जब आप 18 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आता है और 4 डिवाइडेड बाय 7 इज रिमाइंडर इज 4। तो ये कॉन्ग्रुएंस जो हमारे पास ये सेटिस्फाई होती है और कोई भी सोल्यूशन जो होगा वो इसी का मल्टीपल ही होगा। तो इस तरह हम जीसीडी फाइंड करके और लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाकर किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट समझ ना आया हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर मूव करते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? ओके, जस्ट वेट अ मिनट।
ओके, अब हम मूव करते हैं जो नंबर 3 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास बेसिकली क्या है, जैसे आप फेमिलियर हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से, इसी तरह हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के भी एक से ज़्यादा जब इक्वेशन आ जाती हैं, तो हमारे पास टास्क होता है कि हम इनका एक यूनिक सोल्यूशन फाइंड करें जो एट ए सेम टाइम इन तीनों लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करे। तो जैसे मेरे पास मैं एक्स की मतलब एक्स मेरे पास क्या नंबर हो कि जब मैं उसको 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 2 आए। दूसरा, मैं उसी नंबर को जब 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 3 आए। और जब उसी नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास इसका रिमाइंडर 2 आए। तो इन तीनों लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का जो हमारे पास सॉल्यूशन है, उसकी जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा कि लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का सॉल्यूशन, अगर मेरे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, तो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास ए और एम इन दोनों का जो जीसीडी है वो 1 हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी जब हमने डिस्कस करना है एक से ज़्यादा लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अंडर व्हाट कंडीशंस और अंडर व्हाट रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास इन लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास ये जो नंबर्स हम चूज कर रहे हैं 3, 5 और 7 मॉडुलो वाले, अगर ये नंबर्स हमारे पास रिलेटिवली प्राइम हो, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो, तो हमारे पास इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर आप पिछला लेक्चर रिकॉल करें तो रिलेटिवली प्राइम से मुराद हमारा ये था कि आप इनमें से किसी भी दो नंबर्स का अगर जीसीडी देखें तो वो 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 5, क्योंकि हमारे पास 3, 5, 7 तीनों ही हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारे पास ये दे आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। अगर इनमें से कोई एक डिफरेंट होता, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ 3, 5 और 8, तो अगेन 8 हमारे पास प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन आप देखें 3 और 5 का जीसीडी हमारे पास 1 है, 3 और 8 का जीसीडी हमारे पास 1 है, 5 और 8 का जीसीडी हमारे पास 1 है, तो स्टिल दे आर रिलेटिवली प्राइम। तो जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो मॉडुलो हैं ये हमारे पास पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो। तो नेक्स्ट चीज़ है कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हम देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन है कि आपके पास डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसेस हैं, जिसमें एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 मॉड M1 है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू A2 मॉड M2 है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू AN मॉड MN है। और हमने यहाँ पे देखना है कि इनका इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कब करता है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो एग्जिस्ट करेगा इन तमाम मॉडुलर्स के प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से। तो जैसे हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी, तो यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो होगा मॉडुलो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो होगा मॉडुलो 105। अब हम जाते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में से हमें पता चलेगा कि हमने सॉल्यूशन इन लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ओके, पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास अगर तो एम आई रिलेट पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, तो सॉल्यूशन हमारे पास होगा x इक्वल्स टू A1 M1 Y1 प्लस A2 M2 Y2 और प्लस सो ऑन AN M1 Y N। अब यहाँ पे A1 और A2 जो है वो तो हमारे पास गिवन है, लेकिन हमने M1 और जो Y1 है वो खुद से फाइंड करने हैं और कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो लेट्स सी कि M1 कैसे होगा। हमारे पास यहाँ पे डिफाइन किया गया है एम के। अब एम के क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने M1 डिफाइन करना है, तो M1 हमारे पास होगा M डिवाइडेड बाय एम के। अगर आपको याद हो
एम हमारे पास जो डिफाइन है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ तमाम मॉडलू। तो एम इज इक्वल्स टू M1 टाइम्स M2 टाइम्स M3। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे स्मॉल M1 से, तो आप देखें हमारे पास जो कैपिटल M1 आएगा वो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ M2 एंड M3। तो इस तरह M1 को डिफाइन करने का मकसद ये है, क्योंकि आपको ये पता है कि M1 M2 M3 तीनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है, दे आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। और कैपिटल M1 जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ M2 और M3 है या अदर देन M1 है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीसीडी वाला रिलेशन है वो हमारे पास सेटिस्फाई होगा अगर M1 का जीसीडी स्मॉल M1 के साथ लें तो इट इज 1, क्योंकि M1 में जो प्रोडक्ट्स हमने यूज किए थे उसमें M1 मिसिंग था। इसी तरह जब हमारे पास M2 होगा, M2 वुड बी डिफाइन एज M1 M2 M3 डिवाइडेड बाय M2। तो M2 जो M2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा M1 और M3। तो इस M2 में, कैपिटल M2 में हमारे पास M2 मिसिंग है, तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। कैपिटल M2 और स्मॉल M2 इसका जीसीडी हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि जैसे कैपिटल M1 और स्मॉल M1 का जीसीडी 1 है, इसका मतलब ये है कि M1 का इन्वर्स मॉडुलो M1 एग्जिस्ट करता है। इसी तरह M2 का, कैपिटल M2 का इन्वर्स मॉडुलो M2 एग्जिस्ट करेगा। और जब हम M3 डिफाइन करते हैं इसी तरह, तो हमारे पास आ जाएगा M3, कैपिटल M3 इक्वल्स टू स्मॉल M1 और स्मॉल M2। क्योंकि यहाँ पे M3 मिसिंग है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जीसीडी ऑफ कैपिटल M3 विथ स्मॉल M3 ये हमारे पास 1 होगा। तो अब जीसीडी 1 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैपिटल M3 का स्मॉल M3 के मॉडुलो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जब हमने डिफाइन कर लिया कैपिटल M1 कैपिटल M2, तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम उन इनवर्सेस को फाइंड कर लेंगे। तो जैसे M1 स्मॉल M1 जीसीडी 1 है, इसका मतलब है हमारे पास M1 Y1 is congruent to 1 mod M1। यहाँ पे जो Y1 है, Y1 हमारे पास है M1 का इनवर्स। तो क्योंकि हमने M कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है कि उसका जीसीडी स्मॉल m के साथ 1 आए, तो इनवर्स जो है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इस M1 Y1 इस इक्वेशन से Y1 फाइंड कर सकते हैं। और जो इसका एक आप कह सकते हैं कि शॉर्टर वेज या एक आप शॉर्ट ट्रिक ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब अगर मेरे पास है M1, तो जो Y1 है, Y1 की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती हैं 1 2 अप टू M1 माइनस 1। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको इस बात से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जब हमने फाइंड किया था M2, तो हमने ये देखा था कि कंस्ट्रक्शन से कैपिटल M2 और स्मॉल M2 का जीसीडी 1 आता है। इसका मतलब ये है कैपिटल M2 का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेट से हम उसको Y2 कह देते हैं। तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मॉडुलो M2। तो यहाँ से हम Y2 फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास थर्ड जो नंबर था वो था कैपिटल M3, और कैपिटल M3 की कंस्ट्रक्शन से हमारे पास कैपिटल M3 और स्मॉल M3 का जीसीडी 1 आया। तो स्मॉल M3 के मॉडुलो M3 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और हम लेट से उसका नाम रख लेते हैं स्मॉल Y3। तो M3 Y3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड M3। तो अब इस तरह हमारे पास Y3 की एग्जिस्टेंस भी आ जाएगी, Y2 की एग्जिस्टेंस भी आ जाएगी, और Y1 की एग्जिस्टेंस भी आ जाएगी। और मैंने आपको एक बताया शॉर्ट पॉइंट कि Y3 की जो पॉसिबल चॉइसेस हैं वो हमारे पास क्या होंगी, 1 2 अप टू M3 माइनस 1।
आप क्या करेंगे कि वन बाय वन आप y3 को फॉर एग्जांपल 1 सब्स्टिट्यूट करें और m3 से मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या इसका रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है मॉडुलो m3। फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करके देखें क्या इसका जो रिमाइंडर है m3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद m3 से 1 आता है या नहीं आता। तो इस तरह हमारे पास कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3 की एग्जिस्टेंस भी आ गई और इनके इन्वर्सेस y1, y2, y3 की एग्जिस्टेंस भी आ गई। तो लास्ट में जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसमें हम कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू a1 कैपिटल M1 स्मॉल y1 प्लस a2 कैपिटल M2 y2 प्लस a3 कैपिटल M3 y3। तो हमारे पास ये तीनों नंबर्स जो हैं a1 m1 y1 ये भी हमारे पास फाइंड हो गए, a2 m2 y2 की वैल्यूज भी आ जाएंगी, a3 m3 y3 भी हम फाइंड कर लेंगे। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर आ जाता है इन तमाम नंबर्स को ऐड करने के बाद। फिर हम क्या करेंगे कि इस नंबर्स को डिवाइड करेंगे विद m। और आप अगर आपको याद हो तो m हमने डिफाइन किया था प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 और m3। तो हम इसको m से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा वो सॉल्यूशन होगा हमारे पास मॉडुलो m। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की। इसको यूज करते हुए हम किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का, मोर देन वन लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन या एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर हो जाए। नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है विद द हेल्प ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन हम एक कंसिडर कर लेते हैं। x is congruent to 2 mod 3, x is congruent to 3 mod 5, x is congruent to mod 7। तब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x is congruent to 2 mod 3 और x is congruent to 3 mod 5 और जो लास्ट हमारे पास इनइक्वालिटी है x is congruent to 2 mod 7। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल a1 आएगा, इट इज 2, a2 हमारे पास होगा 3 और a3 हमारे पास होगा 2। तो जैसे हमने डिस्कस किया था सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास जो तीन नंबर्स हैं 3 5 7 दे शुड बी पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। 3 का 5 के साथ जीसीडी 1 है तो दे आर रिलेटिवली प्राइम। 3 का 7 के साथ जीसीडी 1 है तो दे आर 3 एंड 7 आर रिलेटिवली प्राइम। 5 का 7 के साथ जीसीडी 1 है तो 5 एंड 7 आर रिलेटिवली प्राइम। तो ये पेयर वाइज हमारे पास रिलेटिव प्राइम है। इसका मतलब है कि इन तीनों जो हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मॉडुलो m। तो यहाँ पे हमारे पास हम डिफाइन कर लेते हैं स्मॉल m1 हमारे पास है 3, स्मॉल m2 मेरे पास होगा 5 और स्मॉल m3 हमारे पास होगा 7। और हमने इसमें जो स्मॉल m है वो डिफाइन किया था प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 m3। तो ये हमारे पास होगा 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7, इट मीन्स इट इज 105। अब हम देखते हैं कैपिटल M1 हमारे पास क्या था, कैपिटल M1 था स्मॉल m डिवाइडेड बाय M1। और इन अदर वर्ड्स जब आप m को M1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M2 और M3। तो M2 M3 हमारे पास क्या है 5 और 7, तो M1 कैपिटल M1 आ जाएगा 35। इसी तरह हमारे पास जो M2 है, M2 हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M3। तो 3 टाइम्स 7 इज
21। और फिर हमारे पास जो M3 होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ M1 विथ M2। तो ये आ जाएगा 3 × 5 इज 15। अब हमने फाइंड करना है, अब आप ये देखें कि 35 का जो 3 के साथ जीसीडी है वो 1 है। इसका मतलब है 35 का मॉडुलो 3 इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह 21 का 5 के साथ जो जीसीडी है वो 1 है, तो 21 का मॉडुलो 5 इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 15 जो है वो उसका 7 के साथ जीसीडी 1 है, तो 15 का मॉडुलो 7 इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो 35 के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी 35y1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, क्योंकि मुझे पता है कि M1 कैपिटल M1 35 और 3 का जीसीडी 1 है, तो एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उस इन्वर्स का नाम मैंने रख लिया y1। अब मैंने आपको बताया था कि जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी y1 की वो हो सकती हैं 3 से स्मॉलर, जैसे 1 और 2। तो आज जब आप 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें, देखें 35 टाइम्स 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो 35 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 2। 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। इसका मतलब है कि 1 जो है वो 35 का इन्वर्स मॉडुलो 3 नहीं हो सकता। अब मैं 35 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ और चेक करता हूँ क्या मेरे पास इसका रिमाइंडर 1 आता है मॉडुलो 3। तो 70 और इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। तो हमें ये पता है जब आप 70 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 होगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो y1 की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 2। तो हमने फाइंड कर लिया M1 का इन्वर्स y1 विच इज 2। इसी तरह अब हम देखेंगे कि हमारे पास y2 यानी कि M2 का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो M2 हमारे पास है 21, तो हम कह सकते हैं 21 y2 इट शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं y2 की वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। तो 21 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें 21 टाइम्स 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, तो आप देखें जब आप 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब है 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो जो y2 है वो हमारे पास 1 होगा। इसका मतलब है 21 का इनवर्स मॉडुलो 5 इज 1। तो हमारे पास यहाँ पर y2 की वैल्यू आ गई y2 इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन से भी फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ M3। तो यहाँ पे देखें M3 हमारे पास है 15 और हमने इसका मॉडुलो फाइंड करना है 7 के साथ। तो इट मीन्स हमारे पास होगा 15 y3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं y3 की वो होंगी 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 1 के साथ। तो आप 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास आता है 15। तो 15 टाइम्स 1 इज इट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। जब आप 15 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास y3 की वैल्यू भी 1 है। सो y3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास तमाम जो नंबर्स हैं स्मॉल m कैपिटल M और a1 a2 a3 सब की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से जो एक रिलेशन गिवन है सॉल्यूशन का, वो उसको यूज़ करते हुए हम फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू a1 m1 y1 प्लस a2 m2 y2 a3 m3 y3। तो a1 हमारे पास था 2, m1 हमारे पास था
A1 वाज 2, M1 था हमारे पास 35 और Y1 था हमारे पास 2 प्लस A2 हमारे पास है 3 और M2 था 21 और Y2 है 1 और A3 हमारे पास था 2, 2 टाइम्स 15 और Y3 हमारे पास आया 1। अब हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सम करके आंसर फाइंड करेंगे। सो x वुड बी इक्वल्स टू, इट इज 140 प्लस 63 प्लस 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 213। तो x इक्वल्स टू 213। अब हम इसको कंसिडर करेंगे अंडर मॉडुलो m, और m हमारे पास था 105। तो हम 213 को 105 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 213 डिवाइड बाई 105, तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 3। तो लेट्स सी। सॉरी, इट इज 23, 233 हमारे पास जो सम आएगा, इट इज 223। It was 15, 15 times 2 is 30, this would be 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा 233। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 233 को 105 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x is congruent to 3 mod 105। तो ये हमारे पास है solution of these three linear congruences, simultaneous solution with the help of Chinese remainder theorem। आप इसको चेक कर सकते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। जैसे हमारे पास फर्स्ट वन है, अगर मैं यहाँ 23 लिखूँ तो 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3। जब आप 23 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आता है। इसी तरह जब आप 23 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आता है, और 23 को जब आप डिवाइड करें 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आता है। इसका मतलब है x कॉन्ग्रुएंट टू 23 मॉड 105 इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरह एक कंस्ट्रक्शन यूज करते हुए हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर में, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आपको अगर इसकी वर्किंग में और या इसकी कंस्ट्रक्शन में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो मुझे बताएं, फिर हम अदर एग्जांपल डिस्कस करें। कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का? नो क्वेश्चन?